अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप यू फाइन। मैं आप लोगों को थोड़ा सा जो है वो गाइड करना चाहा था। आप लोगों के जो सीएसएस के पेपर्स हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं, और पर्टिकुलरली जो एसए का पेपर है उसका थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहा था कि आप लोग जब एसए के पेपर में अपेयर होंगे, कुछ चीज़ों का ख्याल रखिएगा। बहुत से आप में ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत सी जो है वो प्रैक्टिस की होगी, बहुत से एसेस अटैम्प्ट किए होंगे, और बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने नहीं की होगी, तो उससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। आप कुछ चीज़ों को जो है वो थोड़ा मद्देनज़र रखें। अब जो है वो आपने इतना प्रेशर नहीं लेना, और थोड़ा कूल काम होके जो है वो चीज़ों को करना है। थोड़ा सा मैं आपको कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कि जब आप ऐसे के पेपर में बैठें तो आपके पास एक गेम प्लान होना चाहिए। पहले जो 15-20 मिनट हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और आपने थोड़ा सा जो है वो कोशिश करनी है कि टाइम पे जो है चीज़ों को करने की कोशिश करें ताकि आप क्वालिटी प्रोड्यूस कर सकें। कोशिश करें एग्ज़ाम में जो है वो कोई एक स्टॉप वॉच ले जाएं ताकि आप एक्यूरेटली जो है वो टाइम को मेजर कर सकें। स्टॉप वॉच में आप 3 घंटे जो हैं वो आराम से देख सकते हैं कितने मिनट गुजर चुके हैं, और आपने जो है अब कितना काम करना है। देखिए, सबसे पहले जब आपके पास शीट आएगी तो उसको मार्जिन लगा लीजिएगा। एक साइड पे प्रॉबेबली मार्जिन पहले से लगा होगा, दूसरी साइड पे जो है वो आपको मार्जिन लगाना पड़ेगा। ये जो है अपना टाइम स्टार्ट होने से पहले ही लगा लीजिएगा। फिर जब वो आपको ऐसे का पेपर देंगे तो उसमें आपने ये करना है कि सबसे पहले उसमें वो पेंसिल से मार्क कर लें टॉपिक्स जो कि आपको क्लियरली पता है कि उनका जो है मतलब क्या है। आपको 3-4 जो हैं वो बहुत अच्छे आते होंगे। जो एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि पहले मिनट में आपने कोई जो है सेलेक्ट ना करें, पहले से वो मार्क कर लें पेंसिल से कि ये जो हैं मुझे आते हैं। और मैं आपको एक क्राइटेरिया बेसिकली बताना चाह रहा हूँ कि आपने अपना टॉपिक सेलेक्ट किस तरह करना है। सबसे पहले आप देखें कि जो टॉपिक है उसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो क्लियर है आपको। इंटरप्रिटेशन क्लियर होने का मतलब ये है कि हो सकता है वो कोई स्टेटमेंट हो सकता है वो कोई फ्रेज़ हो या कोई कोटेशन हो। सो यू हैव टू बी 100% श्योर कि ये इसका मतलब क्या बनता है। और कोई ऐसा टॉपिक नहीं लीजिएगा कि जिसके अंदर जो है आपको उसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो वेगली पता हो और आपको एग्जैक्टली ना पता हो कि उसका मतलब क्या है। क्योंकि अगर आपने कोई ऐसा टॉपिक ले लिया जिसकी इंटरप्रिटेशन भी वेग है तो वो आपका पूरे का पूरा जो एसे है वो एम्बिगुअस हो सकता है। मसला स्टांस लेने का नहीं है कि आप एग्री कर रहे हैं या डिसएग्री कर रहे हैं, लेकिन मसला इस चीज़ का है कि अगर कोई ऐसा एम्बिगुअस सा टॉपिक हो जिसका मतलब क्लियर ना हो। तो पहला तो टेस्ट आपने ये देखना है कि जो टॉपिक है क्या इसका मतलब मुझे पता है क्या है। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसका थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है। कोई ऐसा एम्बिगुअस टॉपिक आपने नहीं लेना जिसका आपको एग्जैक्टली मतलब ना पता हो। मुश्किल होना इज़ नॉट एन इशू, अगर आपको उसका मतलब क्लियर है तो आप वो क्लियरली उठा सकते हैं, ठीक है। आपको उसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो पता होनी चाहिए। जैसे एक टॉपिक फर्ज करें है कि द टाइम वी लिव इन इज़ द विंटर ऑफ द वर्ल्ड। अब इसकी एक इंटरप्रिटेशन बड़ी क्लियर मुझे पता है कि द टाइम वी लिव इन इज़ द विंटर ऑफ द वर्ल्ड, कि विंटर जो है वो यहाँ से सिम्बॉलिकली जो है इस चीज़ को उसका मतलब यहाँ पे सिंबलाइज कर रहा है कि जैसे एक बुरा वक्त है। जनरली विंटर को इसी तरह जो है वो सिम्बॉलिकली परसीव किया जाता है। तो मुझे पता है इसका मतलब क्या बनता है कि आज का जो दौर है जिसमें हम रह रहे हैं, इट्स वन ऑफ द वर्स्ट टाइम्स इन ह्यूमन हिस्ट्री में भी, या जनरली एक बहुत बुरा वक्त है जिसमें हम रह रहे हैं। तो इसकी इंटरप्रिटेशन मुझे क्लियरली पता है कि ये क्या है। तो एक ऐसी स्टेटमेंट जिसका आपको क्लियरली ना पता हो कि वो क्या कहना चाह रहा है वो ना उठाएं। वो टॉपिक उठाएं जिसका मतलब आपको बहुत क्लियरली समझ आ रही है। पहली चीज़ तो ये कि टॉपिक्स आप इस तरह से मार्क करें। फिर आपने टॉपिक सिलेक्शन में एक और चीज़ बहुत जहन में रखनी है, और वो ये है दूसरा टेस्ट जो होगा कि क्या मेरे पास इसके ऊपर एक क्लियर स्टांस मैं बना सकता हूँ। आपने क्लियर स्टांस बनाना है कि क्या आप उससे एग्री करते हैं जो वो टॉपिक कह रहा है, या आप उससे डिसएग्री करते हैं उस टॉपिक से, या अगर आप उसके ऊपर अपना भी कुछ स्टांस बना रहे हैं, थीसिस जब बनाएंगे वो बहुत क्लियर होना चाहिए। वो एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए कि ये भी ठीक है, ये ठीक भी है, ये गलत भी है। ऐसे नहीं करना, आप क्लियरली एक स्टांस लें, क्लैरिटी से अपना एक स्टांस लें ताकि आप उसको फिर डिफेंड कर सकें। ये चीज़ देखनी है। फिर आपने देखना है कि क्या मेरे पास 12 से 13 डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स हैं
12 to 13 रफली, ठीक है, उसको प्रूव करने के लिए इस आइडिया के अराउंड मेरे पास आर्गुमेंट्स है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस विल फॉर्म द बल्क ऑफ योर कंटेंट, कि आपके पास डिफरेंट आर्गुमेंट्स उसको प्रूव करने के लिए कि ये जो मैंने टॉपिक ले लिया है इसके ऊपर मेरे पास आर्गुमेंट्स हैं, और उन आर्गुमेंट्स को बैक करने के लिए क्या मेरे पास एविडेंस है। एविडेंस फैक्ट्स हो सकते हैं, एग्जांपल्स हो सकती हैं, कोई भी ऐसे सब्सटैंशिएटिंग किस्म की चीज़ जो कि आपके आर्गुमेंट को प्रूव करती है। तो आपके पास ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। आपको सबसे पहले हमने बात की कि टॉपिक की इंटरप्रिटेशन क्लियरली पता हो कि वो क्या कह रहा है, फिर उसके ऊपर आप क्लियर स्टांस बना सकें जिससे आप अपना थीसिस बनाएंगे, और फिर उसको प्रूव करने के लिए आपके पास 12-13 आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए क्लियर, कि ये मेरे पास आर्गुमेंट्स हैं और उनके ऊपर मेरे पास एविडेंस है, ताकि आपके ऐसे के अंदर जो है वो कंटेंट भी पूरा हो। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने जहन में रखनी है, क्योंकि ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि कई दफ़ा ऐसे होता है कि टॉपिक बज़ाहिर बड़ा सिंपल होता है पर उसके ऊपर आपके पास इतना कंटेंट नहीं होता। फ़र्ज़ करें एक टॉपिक है टूरिज़्म, अब अपेरेंटली ये एक बड़ा सिंपल सा जो है वो टॉपिक है, लेकिन ये हो सकता है कि आपके पास इतना डाइवर्स जो है उसके ऊपर जो है ना आर्गुमेंट्स हो, ना कंटेंट हो, ना एविडेंसेस हो अपने आर्गुमेंट्स को प्रूव करने के लिए। तो फिर ऐसा टॉपिक लेने का कोई फ़ायदा नहीं जिसके अंदर आप कोई एक डायनामिक कंटेंट नहीं प्रोड्यूस कर सकते, डिफरेंट डायमेंशन से उसको जो है सब्सटैंशिएट नहीं कर सकते। बड़ा ही आपका जो ऐसे है वो फ्लैट होगा, आपके ऐसे के अंदर जो है वो कोई जो है वैरायटी नहीं होगी और इनरिच्ड नहीं होगा, और पढ़ने वाले को भी लगेगा कि यार ये तो बड़ा ही बेसिक सा इसने लिखा हुआ है, रिपेटिटिव इन्फॉर्मेशन है। तो थोड़ा सा आपने इस चीज़ को जहन में रखना है कि टॉपिक ऐसा भी हो जिसके ऊपर आपके पास अच्छा डाइवर्स कंटेंट हो। ये दूसरा तीसरा टेस्ट है जो आपने अपना टॉपिक सेलेक्ट करते हुए देखना है। सिर्फ सिंपल नहीं उठा लेना, सिंपल के साथ साथ उसके ऊपर 12 से 13 आर्ग्यूमेंट्स भी आपके पास हों, और उसके ऊपर आपके पास एविडेंस भी हो, क्योंकि अगर ये आपके पास होगा तो दैट मीन्स कि आपका 70-80% जो है वो आपके पास कंटेंट है। तो ये दो तीन चीज़ें चेक करके फिर आपने जो है वो टॉपिक अपना चूज़ करना है, कि कंटेंट मेरे पास हो और उसकी इंटरप्रिटेशन मुझे पता हो। एम्बिगुअस इंटरप्रिटेशन पे आपने नहीं जाना, तुक्के पे नहीं जाना, ठीक है। और ये चीज़ बहुत लोग जो है गलती कर जाते हैं कि वो टॉपिक से एग्ज़ामिनर को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं कि हम ऐसा टॉपिक लेंगे कि एग्ज़ामिनर इम्प्रेस हो जाएगा, या उसको इस तरह लगेगा कि हमने बहुत यूनिक टॉपिक उठाया है और वो इस चीज़ का हमें मार्जिन देगा। देखें, हज़ारों लोग ये पेपर देते हैं, कोई भी टॉपिक यूनिक नहीं होता, हर टॉपिक बहुत लोग करते हैं। तो ये चीज़ ज़हन से निकाल दें कि आप सिर्फ टॉपिक से उससे इम्प्रेस कर लेंगे। हो सकता है बहुत सिंपल टॉपिक से भी आप उसे इम्प्रेस कर सकें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो आपकी अपनी जो है उसके ऊपर राइटिंग कैपेबिलिटी है और आपका अपना जो नॉलेज है वो उसी से ही इम्प्रेस होकर बाकी स्किल्स जो आप ऐसे में लेके आ रहे हैं। तो सिर्फ टॉपिक इसलिए नहीं उठाना, ये मैं बस आपको इस चीज़ से कॉन्शियस कराना चाह रहा हूँ कि टॉपिक आपने वो उठाना है जिसको आपको पता हो एग्जैक्टली exactly क्या मतलब है, और उसके ऊपर आपके पास कंटेंट हो। ये दो सही जो इम्पोर्टेंट क्राइटेरियाज हैं, कि इंटरप्रिटेशन ऑफ द टॉपिक और फिर उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स, और आपके पास जो हैं वो एविडेंसेस हों। ये चीज़ होने के बाद जब आप एक अपना टॉपिक सेलेक्ट कर चुके होंगे, और कोशिश करेंगे इसको इसी तरह जल्द अज जल्द टेस्ट करें। ये ना कीजिएगा कि आप एक पे पूरी आउटलाइन बनाएं और फिर दूसरे पे बनाएं क्योंकि आपको उसमें मिले नहीं इतने आर्गूमेंट्स, इस तरह टाइम नहीं वेस्ट कीजिएगा। कई लोग ये करते हैं कि हमने एक टॉपिक ले लिया है, फिर जब बनाना शुरू करते हैं तो उनको लगता है कि उस पर उनके पास आर्गूमेंट्स नहीं है, तो उसके बाद वो दोबारा दूसरा शुरू करते हैं। इस तरह की गलती नहीं कीजिएगा, आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा। टॉपिक सेलेक्ट करने के बाद जो है वो आपने फिर अपने उसके ऊपर आर्गुमेंट्स बनाने हैं। आर्गुमेंट्स बनाने का ये तरीका है कि आपने अपने एस्से की फ़ाइनल जो है पेज खोल लेना है, जो फाइनल शीट होगी, और उसके ऊपर जो है वो आपने अपना रफ वर्क करना है। रफ वर्क आपने इस तरह करना है, उसके ऊपर रफ वर्क लिख लीजिएगा और उसको उस उधर जो है अपने आइडियाज़ ब्रेनस्टॉर्म कीजिएगा। ब्रेनस्टॉर्म का मतलब ये होता है कि आप स्ट्रक्चर नहीं सोचते, आप बस जो आइडियाज़ आपके जहन में आते हैं उनको आप रफली फ़ौरन लिखते जाते हैं, और बिल्कुल जो है उस वक्त स्ट्रक्चर का नहीं आप सोच होते। जो चीज़ आपके जहन में आती जा रही है वो आप लिखते जाते हैं कि ये भी आइडिया है, ये भी एक आर्गुमेंट हो सकता है, ये भी एक एग्जांपल है, उसको बस वहाँ पे पहले लिख लें, ठीक है।
फिर जब वो काफ़ी सारे आइडियाज़ आपके पास आ चुके होंगे, फिर उसका जो है एक स्ट्रक्चर बनाइएगा जिसको हम आउटलाइन कहते हैं। रफ में उसको देखने के बाद फिर अपनी आउटलाइन नीट में बनाइएगा, अपने जहाँ पे जो मेन जगह है शुरू में पेपर के। तो पहले रफ वर्क कीजिएगा, वहाँ पे एक पूरा स्ट्रक्चर बना लें। तेज़ बनाएं, बेशक बुरी राइटिंग में बनाएं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर उसको जो है नीट में लेके आइएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आउटलाइन पे आपने इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। 20 से 25 मिनट लगाएं, इससे ज़्यादा आप ना लगाएं उसको जो है करने में, ताकि आप अपना एस्से पूरा कर सकें। ये ना हो कि आप घंटा आउटलाइन पे लगा दें और फिर एस्से के लिए आपके पास टाइम ना गुजरे। ठीक है, तो फिर आप कोशिश करें कि जल्द से जल्द आउटलाइन बना लें, और आउटलाइन जो है वो साफ़ सुथरी बनाएं। और दूसरी चीज़ ये कि आउटलाइन में फ्रेजेस यूज़ करें, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी फ्रेजेस हों, जो कि आपका जो आइडिया है आपके पूरे एस्से का, वो क्लियरली आउटलाइन से नज़र आ रहा हो कि आपके एस्से की पूरी स्कीम क्या है। इट्स लाइक टेबल ऑफ कंटेंट्स, कि वो आपके एस्से का एक स्केलेटन है। वो पढ़ने के बाद समझ आ जाना चाहिए कि आपके ऐसे में क्या आइडियाज़ होंगे। तो आप अपने आउटलाइन को इतना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बनाइएगा, ठीक है, कि उसमें जब आप आर्ग्यूमेंट्स लिखें तो वो क्लियरली कन्वे कर रहे हो कि आपके आइडियाज़ क्या हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप जो है जब अपना इंट्रोडक्शन लिखेंगे, अपनी आउटलाइन के बाद जब अपना ऐसे एक्चुअली स्टार्ट करेंगे, तो इंट्रोडक्शन सबसे पहले आएगा। इंट्रोडक्शन को भी बहुत ध्यान से लिखिएगा, क्योंकि ये वो पहली चीज़ है जो कि ऐसे में बंदा पढ़ रहा होता है। उसको भी थोड़ा सा रफ में पहले थोड़ा सा लिख लें, क्योंकि पूरा लिखेंगे तो टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। पहली लाइन दूसरी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है इंट्रोडक्शन की, क्योंकि वो हुक कहलाती है। इट्स द फर्स्ट थिंग दैट द रीडर विल रीड, तो वो एक इम्पैक्ट छोड़ना चाहिए। तो हुक जो है वो कोशिश करें कि अच्छी हो और थोड़ी सी कैची हो। जब आप पहली लाइन आप बनाएंगे, पहली दूसरी लाइन, तो वो बहुत ध्यान से जो है वो आपने शुरू करनी है। हुक्स बहुत किस्म की हो सकती हैं। एक दिन में आज आपको हुक तो नहीं बनानी आ जाएगी, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। स्टिल मैं आपको रफली बता देता हूँ। हुक्स कई तरह की हो सकती हैं। आप किसी शॉकिंग फैक्ट से शुरू कर सकते हैं, कि एक अटेंशन ग्रैब करने के लिए, कि ये इतना इतना जो है ये एक सर्टेन स्टैटिस्टिक दे के आप उससे इम्प्रेस कर सकते हैं। इम्प्रेस इज़ नॉट द राइट वर्ड, आप उसकी अटेंशन ग्रैब कर सकते हैं। पर जहन में रखिएगा कि वो रेलेवेंट होनी चाहिए आपके टॉपिक के साथ। ठीक है, स्टैटिस्टिक हो सकता है, आप कोई वैसे डायरेक्ट स्टेटमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं, किसी जो है रेटोरिकल क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरह से कई टेक्निक्स हैं। एक चीज़ होती है एनेक्डोट, के कोई छोटी मोटी स्टोरी से स्टार्ट करते हैं, वो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, बिकॉज इट बिकम्स क्वाइट डिफ़िकल्ट टू हैंडल दैट। क्योंकि वो आप स्टोरी छोटी सी लिखेंगे, फिर उसमें से एक नतीजा अखज़ करेंगे, नतीजा अखज़ करने के बाद आप उसको जो है अपने थीसिस से कनेक्ट करेंगे, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और दूसरी चीज़ है कि उसमें इररेलेवेंट होने के भी चांसेस होते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि उसको अवॉइड करें, अनलेस आपकी उस पर बहुत कमांड हो एनेक्डोट पे। तो हुक स्टार्ट करने के बाद अपने इंट्रोडक्शन को जो है आप इस तरह पावरफुल तरीके से स्टार्ट करें। एक चीज़ जहन में रखिएगा कि अपने इंट्रोडक्शन में आपने हत्तल इम्कान कोशिश करनी है कि एक भी ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो। फूंक फूंक के एक एक लफ्ज़ लिखिएगा इंट्रोडक्शन का, पंक्चुएशन सही हो, ग्रामर फ्लॉलेस हो इंट्रोडक्शन की। इसका ये कहने का मकसद नहीं है कि आपके एस्से में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हों, बट आपका जो इंट्रोडक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो उन्होंने शुरू में ही पढ़ लेना है। दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। तो आप वो ज़रूर जो है उसमें एक एक वर्ड, एक एक उसका जो फुल स्टॉप कॉमा ध्यान से लिखिएगा, बहुत कॉन्शियसली जो है इंट्रोडक्शन लिखें। इवन अगर अपने जो रफ वर्क है उसमें उसको ड्राफ्ट भी थोड़ा बहुत करना है तो ज़रूर कर लें। एटलीस्ट अपनी थीसिस स्टेटमेंट तो रफ में ज़रूर ड्राफ्ट कर लें। तो इंट्रोडक्शन लिखें, क्लैरिटी से लिखें, और बड़ा फोकस लिखें। उसके अंदर कोई जो है एक्स्ट्रा ऐसी चीज़ ना हो जो आपको इररेलेवेंट करी हो। हम उसकी बहुत डिटेल में तो नहीं जा सकते कि इंट्रोडक्शन के क्या अपने मैकेनिक्स होते हैं, लेकिन पॉइंट मेरा सिर्फ ये है कि उसको बहुत कॉन्शियसली ड्राफ्ट कीजिएगा। अगर आपकी एक अच्छी आउटलाइन होगी और पावरफुल इंट्रोडक्शन होगा, तो आप काफ़ी हद तक ऑलरेडी कामयाब हो चुके होंगे। ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है।
फिर इंट्रोडक्शन लिखने के बाद आप जब आगे बॉडी पैराग्राफ्स शुरू करेंगे, तो इंट्रोडक्शन के बाद वाला पैराग्राफ और उससे अगला जो है, ये पहले तीन आप समझ लें जो होंगे, पहला इंट्रोडक्शन, फिर पहला बॉडी पैराग्राफ, और फिर उससे अगला जो सेकंड बॉडी पैराग्राफ है, उसमें इनमें किसी में भी जो है वो आपने कोई किसी किस्म की मिस्टेक नहीं करनी, ताकि आपका जो ऐसे है वो शुरू में ही बड़ा फ्लॉलेस हो। इनको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दें, स्पीड थोड़ी सी यहाँ पे आप कम रखें, कॉन्शियसली अपने ये वाले पैराग्राफ्स ड्राफ्ट करें पहले तीन, ताकि आप कोई गलती ना करें और पहला इंप्रेशन जो है वो बहुत आपका अच्छा जाना चाहिए। उसके बाद आप थोड़ी सी स्पीड पकड़ सकते हैं उसमें, फिर स्पीड जब आप पकड़ेंगे तो गलती तो वहाँ भी ना हो, पर उसमें थोड़ा बहुत ये है कि आप बहुत हाई क्वालिटी इंग्लिश नहीं भी लिख रहे, थोड़ा स्पीड भी में भी लिख रहे हैं तो वो थोड़ा सा चल जाएगा। लेकिन पहले तीन पैराग्राफ्स में इंग्लिश भी अच्छी लिखें, एक्सप्रेशन भी अच्छा रखें, और कोशिश करें कि उसको थोड़ा कॉन्शियसली लिखें, और उसके बाद थोड़ी सी पेस पकड़ के तो अपना ऐसे भी ज़ाहिर है आपने फिर पूरा करना है। बॉडी पैराग्राफ्स पे मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ, मैं आपको एक रफ़ थोड़ा सा बता देता हूँ। मैं इस स्टेज पे आप लोगों को कंफ्यूज तो नहीं करना चाह रहा एग्जैक्ट नंबर्स दे के कितने वर्ड्स होने चाहिए या ये, लेकिन लेंथ मैटर करती है। लेंथ पूरी करने की कोशिश करें। मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगा कि 2000 वर्ड्स का टारगेट बनाएं, और चलें 1800 पे भी ख़त्म हो जाए या 1900 पे भी हो जाए तो वो चल जाएगा। लेकिन इस चीज़ पे ना प्लान करें कि मैं 1200 वर्ड्स लिखूँगा और अच्छी क्वालिटी लिखूँगा तो बहुत अच्छा होगा। नहीं, आप कोशिश करें कि रिक्वायरमेंट पूरी करें। 1800-1900 वर्ड्स मैक्सिमम जो है वो 2100-2200 2000 को टारगेट करें तो 1800-1900 वर्ड्स तक आप पहुंच जाएंगे। 16 से 17 साइट्स जो हैं वो बन जाएंगी अगर आप खुला लिखते हैं। तो आपने थोड़ा सा जो है ना लेंथ भी रखनी है ताकि आपका वो भी जो है एरिया कवर हो जाए। फिर थोड़ा बॉडी पैराग्राफ्स को देख लेते हैं। बॉडी पैराग्राफ्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि 70% आपका आपका जो कंटेंट है वो आपका बॉडी पैराग्राफ्स हैं, जिसके अंदर हर एक आर्गुमेंट का एक पैराग्राफ होगा और उसको आप उसमें प्रूव कर रहे होंगे। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि आपने जो है वो स्ट्रिक्टली उस पे रहना है, अ, जो अपना जो है पॉइंट पे रहना है, लेफ़्ट राइट नहीं होना है, शदीद रेलेवेंट रहना है। पैराग्राफ का असूल ये होता है बॉडी पैराग्राफ का कि एक जो आपका होता है बॉडी पैराग्राफ, उसमें एक आइडिया आता है या एक आर्गुमेंट होता है। ठीक है, अपने पैराग्राफ को शुरू करें, उसका मेन आइडिया इंट्रोड्यूस करें और फिर उसको आगे अपने पैराग्राफ में प्रूव करें किसी एविडेंस से। एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी पैराग्राफ में वो एविडेंस है। आपका जो भी आर्गुमेंट है उसको किसी न किसी चीज़ से बैक करें। एविडेंस ज़रूरी नहीं कि फैक्ट्स एंड फिगर्स हों, ये जनरली एक परसेप्शन है कि फैक्ट्स एंड फिगर्स हों, ये ज़रूरी नहीं होता कि फैक्ट एंड फिगर हों। दैट डिपेंड्स ऑन द टॉपिक, क्योंकि हर टॉपिक में फैक्ट्स एंड फिगर्स सूट नहीं करते। कोई बड़ा कोई इशू बेस्ड हो जैसे एनर्जी क्राइसिस या कोई ऐसी चीज़ तो ठीक है, या इकॉनमी, उसमें स्टेटिस्टिक्स सूट करेंगे। लेकिन एविडेंस की भी कई इकसाम है। प्रूव आप अपना आर्ग्यूमेंट कई तरीके से कर सकते हैं। आप स्टैटिस्टिक्स दे सकते हैं, कोई रिपोर्ट कोट कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप कोई अथॉरिटी भी कोट कर सकते हैं कि फ़लाना जो फ़लाना बंदा था वो एक्सपर्ट है इस फील्ड में, उसने ये बात की इसलिए मेरा ये आर्गूमेंट ठीक है। या फ़लाना था उसने इस बुक में ये बात की तो इस तरह तो एक ये भी तरीका है, आप किसी अथॉरिटी को कोट कर सकते हैं और उसके साथ उसकी बुक का हवाला दे सकते हैं और उसके आइडिया दे के उससे आगे आप उसको अपने आर्गूमेंट को प्रूव कर सकते हैं। फिर एक और तरह का एविडेंस होता है जिसमें आप जो है कोई लॉजिकल तरीके से भी उसको प्रूव कर सकते हैं। नॉट नेसेसरीली कि आप जो है वो कोई स्टैटिस्टिक्स दे रहे हो या किसी बुक का हवाला दे रहे हो, आप उसको अपनी भी लॉजिक से प्रूव कर सकते हैं। प्योरली अपने एक आर्ग्यूमेंट्स दे दे के भी प्रूव कर सकते हैं। कहीं किसी एक आधे पैराग्राफ में इस तरह भी करें। उसमें यह है कि उसमें कोई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही होगी, आपकी बस एक रीजनिंग होगी, तो उससे आपका थोड़ा सा ओपिनियन भी जो है और एनालिसिस भी नज़र आता है। तो ओवरडू इसको ना करें, एक आधे पैराग्राफ में ये कर दें। आपने डिफरेंट किस्म के एविडेंसेस यूज़ करने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एक और एविडेंस होता है जिसमें आप कोई एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल क्या होती है कि जैसे किसी पर्सनैलिटी की एग्जांपल दे सकते हैं कि कोई हिस्ट्री में गुजरा है, कोई भी बंदा फ़र्ज़ करें कि कोपरनिकस था, गैलीलियो था या कोई और न्यूटन था या नेल्सन मंडेला था। ये एग्जांपल्स कहलाती हैं कि जो
आप एक शख्सियत को लेके उसकी ज़िंदगी का हवाला देके कोई चीज़ प्रूव करते हैं, लेकिन एग्ज़ाम्पल सिर्फ एक शख्सियत तक महदूद नहीं होती। एग्ज़ाम्पल जो है वो किसी पुराने वाक़े की भी हो सकती है, करंट वाक़या की भी हो सकती है। वर्ल्ड वॉर टू में ये हुआ, या रोमन एम्पायर में ये हुआ, या मिडल एजेस में ये हुआ, या ग्रीस में ये हुआ। ये एग्ज़ाम्पल्स होती हैं, तो इससे भी आप अपना आर्गूमेंट प्रूव कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको वैसे भी नॉलेज होता है, तो ये आप अपने नॉलेज से भी ये चीज़ें निकाल सकते हैं। तो ये एविडेंसेस आप कई किस्म के जो हैं वो दे सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश करें कि एक वैरायटी ऑफ एविडेंसेस दें। फिर आप उसमें जो है रेटोरिकल भी हो सकते हैं, थोड़े बहुत रेटोरिकल क्वेश्चंस दे सकते हैं। इस तरह भी आप अपने आप को उसमें आर्गुमेंट को प्रूव कर सकते हैं। तो आपने ये जहन में रखना है कि आपके एक आर्गुमेंट जो है वो प्रूव हो रहा हो हर पैराग्राफ में, ठीक है, जो भी उस पैराग्राफ में आइडिया आ रहा है। फिर एक और चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है कि जिसे कोहेरेंस कहते हैं। कोहेरेंस क्या चीज़ है कि आप एक पैराग्राफ से अगले पैराग्राफ में कैसे शिफ्ट हो रहे हैं। आपके जो आइडियाज़ का फ़्लो है वो बिल्कुल जो है वो बिल्कुल एक फ़्लो में जाना चाहिए, और उसके अंदर कोई जो है ब्रेक नहीं आनी चाहिए कि आप आगे पीछे की बातें कर रहे हो। कोहेरेंस क्या चीज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक बातों का जो एक बहाव है, जो आइडियाज़ का बहाव है, वो ठीक होना चाहिए। एक बात आपने की है, उससे रिलेटेड अगली बात हो, फिर उससे रिलेटेड उससे अगली बात हो, और अगर आप बात शिफ्ट कर रहे हैं तो उसको प्रॉपर तरीके से शिफ्ट करें ताकि ये ना फील हो कि आप रैंडम बातें कर रहे हैं। तो ये कोहेरेंस कहलाता है। एक जगह जहाँ कोहेरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो होती है जब आप एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में शिफ्ट करते हैं। एक पैराग्राफ से जब दूसरे पैराग्राफ में आप आते हैं तो वहाँ पे जो है क्योंकि बात भी शिफ्ट होती है, तो वहाँ पे एक जंप आने का काफ़ी ख़दशा होता है कि एकदम से एक बात शिफ्ट हो जाएगी। वहाँ पे कोशिश करें कि अच्छे तरीके से कनेक्ट करें। कोई प्रॉपर फ्रेज़ यूज़ करके पिछली बात को कनेक्ट करके आगे करें। कोई कनेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं, कनेक्टिंग फ्रेजेस यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पे थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है कि आप कैसे बात को लेके चल रहे हैं। फाइनली आपको थोड़ा ये भी बताता चलूँ कि आर्गुमेंट्स आपने कैसे बनाने हैं। ये आउटलाइन की स्टेज पे एक चीज़ है, मेरे जहन से तब निकल गई थी। मैं आपको फिर बताता चलूँ कि जब आप अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे होंगे, और ब्रेनस्टॉर्मिंग करते वक्त आपने डिफरेंट आर्गुमेंट्स बनाने हैं अपने एसे को प्रूव करने के लिए, अपने थीसिस को प्रूव करने के लिए, तो वो आर्गुमेंट्स आप डिफरेंट किस्म के जो हैं डिस्कोर्सेज या डायमेंशन से बनाएं। जहाँ तक हो सके जितनी वेरिएशन जो है वो आप ला सकते हैं। और डिफरेंट डायमेंशंस या डिस्कोर्सेज से फ़ायदा क्या होगा कि आपके एसे में वैरायटी होगी। कहने का मकसद ये है कि कुछ डायमेंशंस आपके जहन में होनी चाहिए, इन द सेंस कि फ़र्ज़ करें आप एक आर्गुमेंट किसी भी टॉपिक पे बना रहे हैं, तो आप उसको सोशल एंगल से सोचें, आप उसको पॉलिटिकल एंगल से सोचें, आप उसको इकोनॉमिक एंगल से सोचें, ठीक है, कि इस पे आर्गुमेंट क्या बन सकता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक है क्योंकि आपने वहाँ पे बहुत जल्दी आर्गुमेंट्स बनाने होंगे। मैं आप लोगों को कुछ डायमेंशंस लिखवा देता हूँ कि किस तरह के जो है वो आपने आर्गुमेंट्स बनाने हैं और किन डायमेंशन से आप बना सकते हैं। सबसे पहले वॉर एंड पीस है। सोचें कि मैं इस टॉपिक पे वॉर और पीस के एंगल से कोई आर्गुमेंट बना सकता हूँ, ये एक डायमेंशन है। फिर हिस्ट्री एक डायमेंशन है, फिर रिलीजन एक डायमेंशन है। All of these dimensions will help you in coming up with arguments. वॉर एंड पीस हो गया, हिस्ट्री, रिलीजन, फिर फिलॉसफी, फिर पॉलिटिक्स में से अगर आप कोई आर्गुमेंट क्रिएट कर सकते हैं। पॉलिटिक्स से आगे एक और लिंक है, डेमोक्रेसी से कोई लिंक आप करके बता सकते हैं, या डिक्टेटरशिप से लिंक करके बता सकते हैं। फिर इंटरनेशनल रिलेशंस की एक डायमेंशन है, इधर से कोई अगर आप आर्गुमेंट बना सकते हैं। फिर कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इससे कोई अपना आर्गुमेंट बना सकते हैं। फिर इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज है, इससे अगर आप कोई आर्गुमेंट बना सकते हैं। ह्यूमन राइट्स एक डायमेंशन है। विमेन एंड जेंडर है, इससे कोई बना सकते हैं। इकोनॉमिक्स है, या डेवलपमेंट या पॉवर्टी है। एजुकेशन है। फिर सोशल पर्सपेक्टिव से हो सकता है, या सोशल या कल्चर, ये सारी डायमेंशन है, इससे कोई आर्गुमेंट बना सकते हैं। फिर नेशनलिज्म है, इससे कोई बना सकते हैं। एथनोसेंट्रिज्म है, या कोई ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस जैसे यूएन, उस पर्सपेक्टिव में कोई बना सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन के एंगल से बना सकते हैं, इंटरनेशनल लॉ के एंगल से बना सकते हैं। तो ये
काफ़ी सारी जो हैं डायमेंशंस हैं। पब्लिक हेल्थ के एंगल से अगर कोई बना सकते हैं, ये डिफरेंट डायमेंशंस हैं और इनसे आप अपने आर्गुमेंट्स सोचने की कोशिश करें अपने टॉपिक पे। इससे होगा ये कि आप क्विकली काफ़ी सारे आइडियाज़ बना सकते हैं। तो अब आपको मैंने बॉडी पैराग्राफ्स का भी रफली बता दिया है और आर्गुमेंट्स बनाने का भी। फाइनली जो है वो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि कोशिश करें कि अपनी लेंथ जो है वो पूरी करें ऐसे कि एटलीस्ट 1900 वर्ड्स तक तो जाएं, 1800 तक। लेंथ कुछ ना कुछ मेरी नज़र में मैटर करती है, इन द सेंस कि एटलीस्ट आपका वो एरिया भी कवर्ड हो। लेकिन जिस चीज़ का ख्याल रखना है वो ये है कि आपने ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं करनी, क्लैरिटी से अपने आइडियाज़ को कन्वे करना है। कम्युनिकेशन बहुत मैटर करता है और एक सिस्टमेटिक तरीके से जो है वो आपने अपना ऐसे अटैम्प्ट करना है। फिर मैं आपको बताता चलूँ कि उसे सही तरह इंटरप्रेट करें, टॉपिक को इंटरप्रेट करने के बाद उसके ऊपर जो है आप आर्गुमेंट्स बनाएं, आर्गुमेंट्स के साथ एविडेंस बनाएं, फिर अपनी आउटलाइन बनाएं और फिर जो है अपना ऐसे शुरू करें। तो ये मेथडोलॉजी जो है वो आपने फॉलो करनी है और इवेंचुअली फिर आप अपना पूरा ऐसे इस तरह कर सकते हैं। आई होप इससे आपको कुछ ना कुछ जो है वो गाइडलाइन मिली होगी। इन चीज़ों को जो है जहन में रखिएगा जब आप अपना ऐसे का ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।